अस्सलाम वालेकुम जी। सेकंड ईयर केमिस्ट्री वाले बच्चों, क्या हाल है आपके? लास्ट टाइम बेटा हमने बस हमारा थर्ड चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, 2 पॉइंट सिर्फ उसमें रह गए। आज वो ख़त्म करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम आपका ये जो था एक्सरसाइज इस पर एक नज़र डालेंगे। अगर वक्त बचा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ना जो पीछे की एक्सरसाइज रहती है ना फर्स्ट एंड सेकंड की, उनको भी एक नज़र साथ में निपटा दें। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लास्ट टाइम या उससे लास्ट टाइम, कि एक्सरसाइज की जो चीज़ें हैं ना, इनको कोशिश करें कि आप खुद हल करें, अपने जहन को इस्तेमाल किया करें, जो अपर पोर्शन है इसको इस्तेमाल करें और थोड़ा सा सोचा करें कि क्या जवाब हो सकते हैं, जुमला कैसे बन सकता है। बातें सारी ऑब्वियसली विद इन द चैप्टर होती हैं, इसी में से पूछना होता है। कोई बाहर से कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा, वो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, तो वही सारी चीज़ें हैं, तो आपको पता होनी चाहिए सारी बातें। लेकिन बहरहाल चलें, उनमें से जो मुश्किल हैं और जो ख़ास तौर पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, मैं उनको इंशाल्लाह ना डिस्कस भी कर दूंगा। आज कोशिश करता हूँ कि पहला या सेकंड चैप्टर साथ में हो जाएगा आज। अच्छा जी बेटा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टेंस इन बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर, एक बात थी। फिर दूसरी बात हमने ये की थी देयर कंडक्टेंस वेरी विद द टेम्परेचर, ये बड़ी एक अहम बात थी कि उनकी कंडक्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी होती। फिर हमने देखा था कि जी जो मेटल्स हैं, जब वो जनरली तो कंडक्टर ही हैं, जब आपने उनको हीट अप किया तो दे आर बिकमिंग द रेजिस्टेंट, वो अपनी कंडक्टेंस को कम कर रहे हैं, उनकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है। वो हमने बात की थी क्यों ऐसा हो रहा था कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे दे आल्सो स्टार्टेड टू ऑसिलेट। अच्छा जी, उसके बाद सेमीकंडक्टर के कंपाउंड एलिमेंट, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो गई थी कि जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो बेसिकली अपनी जो इसकी फोटॉन्स की एनर्जी है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फिर हमने सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर की बात की थी। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछ लेता होता है, एक बार पूछा भी हुआ उसने बोर्ड में कि ये ट्रांजिस्टर में कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली है क्या? ट्रांजिस्टर आर द थिंग्स के वो एज अ गेट भी काम कर सकती हैं, एज अ एम्पलीफायर भी काम कर सकती हैं। मुख्तलिफ जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप्स हो गए, इनमें इस्तेमाल होती हैं। आपने देखा होगा छोटा सा मटेरियल सा होता है समटाइम, जिनको अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट है तो उसमें फिर हमने देखा था कि वो PNP टाइप्स भी होती हैं, NPN टाइप्स भी होती हैं। फिर उसमें बाउंड्री है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना था। फिर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक की बात हुई थी हमारी। उसके बाद जनाब हमने स्टार्ट किया था लेड के कंपाउंड्स, और मैंने आपको बताया था कि लेड के 6 कंपाउंड्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और 6 कंपाउंड्स के नाम अब देखें, मैं ज़ुबानी बता रहा हूँ सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, और इसको आपने रख लेना है जेन में। और हमने बात की थी उसके बाद लेड के जो 6 कंपाउंड्स थे वो कौन से थे? एक जिसमें लेड की वैलेंसी होगी 2 +2, फिर एक जिसमें लेड की वैलेंसी होगी +4, फिर एक ऐसे कंपाउंड थे जिसमें लेड की वैलेंसी होगी +2 और 4 दोनों। फिर हमने लास्ट में बात की थी लेड सब ऑक्साइड की, और लेड सब ऑक्साइड की जब बात हुई थी तो इसमें हमने ये देखा था कि जब उसमें ऑक्सीजन कम हो, ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो, सप्लाई कम हो, तो उस वक्त लेड सब ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन की अमाउंट उसमें कम होती है। तो यही हमने देखा था कि लेड जो था, ये क्या नाम है इसका, प्लम्बस ऑक्सलेट या लेड ऑक्सलेट, इसको जब आप हीट कर रहे थे इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो इट वाज कन्वर्टिंग टू लेड सब ऑक्साइड, और ये कन्वर्ट होने के बाद Pb2O में कन्वर्ट होने के बाद आप इसको फर्दर अगर हीट अप करते तो इट वाज गोइंग टू ब्रेक टू लेड मोनोऑक्साइड। ठीक हो गया, ये 4 बातें यहाँ हो गई थी। उसके बाद आज हमने स्टार्ट करना है अपना टॉपिक, पेज नंबर 52 के ऊपर है जनाब अली वाइट लेड। वाइट लेड क्या है? पेज नंबर 52 पे देखें जरा बेटा। ये वाला टॉपिक मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, ये नोट से कर लेना, नोट्स पे उसने ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, एक्सप्लेन उसने किया हुआ है। लेड वाइट ऑक्साइड क्या होता है, सॉरी वाइट लेड क्या होता है? ये बेसिकली लेड कार्बोनेट के और लेड हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड है, अल्कलाइन का। ये देखें जरा, 2 लेड कार्बोनेट
PbCO3 और लेड हाइड्रोक्साइड, इसका जो कंपाउंड है ना, इसको जब मिक्स किया जाए तो ये बनाता है वाइट लेड। इसको क्या कहते हैं? वाइट लेड। देखें ज़रा एक नज़र इसको। कहता है कि जी इसको अगर इस्तेमाल देखें ज़रा इसका, कहता है कि अगर इसको मिक्स किया जाए लिनसीड ऑयल के साथ, लिनसीड ऑयल, अलसी का बीज इसको बोलते हैं, अलसी। अलसी ख़वातीन तो यकीनन वाकिफ़ होंगी, इससे किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है अलसी। तो अलसी का बीज लिनसीड ऑयल के साथ अगर इसको मिक्सअप किया जाए ना, तो इसकी जो कवरिंग कैपेसिटी है ना वो बढ़ जाती है, किसी चीज़ को कवर करने की, लेयर बनाने की, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है इसमें। उसके बाद अगर लेकिन आप इसको इम्प्रॉपर तरीके से तैयार करें तो फिर ये ऑब्वियसली क्रिस्टलाइन हो जाता है और इसकी जो कवरिंग प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस हो जाती है। वाइट लेड इज़ नॉट सुटेबल फॉर द यूज़ एज ए गुड पिगमेंट सिंस इट इज़ द डार्कन्ड बाय द, इसको पेंट में एज पिगमेंट इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ये H2S के साथ इन कॉन्टैक्ट आ जाए ना, H2S के साथ, तो ये डार्कन हो जाता है, यानी कि इसका जो कलर है वो गाढ़ा हो जाता है, वाइट से ये ब्राउनिश से कलर का हो जाएगा, कलर इसका ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसको पेंट्स में फिर ज़रा कम इस्तेमाल किया जाता है। पिगमेंट्स का जो बेसिकली मकसद है ना, पिगमेंट हम ये बात कर रहे थे कल भी, पिगमेंट का मतलब है जो कलर मटेरियल होते हैं, जो किसी चीज़ को कलर फ्राहम करते हैं, उनको कहते हैं पिगमेंट। आपको पता है पेंट्स में ये काफ़ी इस्तेमाल होते रहते हैं। आपका घरों में जो वाइट वॉश वगैरह होती है, जो आप पेंट्स करवाया करते हैं गाड़ियों के पेंट्स में, इनमें काफ़ी इस्तेमाल लेड के कंपाउंड्स का। अच्छा जी, उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखें लेड क्रोमेट। लेड क्रोमेट क्या होता है जनाब? ये करता ये है कि इसको लेड क्रोमेट को ना जनरली क्रोम येलो भी कहते हैं, येलो क्रोम या क्रोम येलो, लेड क्रोमेट को। अच्छा जी, हम इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे हो सकता है चेंज इसका कलर? अगर आप इसको बॉयल करें किसी डाइल्यूट अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसका कलर ऑरेंज और रेड बेसिक लेड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसकी जो स्टेबल येलो मॉडिफिकेशन है वो है लेड क्रोमेट इज़ मोनोक्लिनिक, जो इसकी फॉर्म है, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो है इसकी मोनोक्लिनिक। और मिक्सचर ऑफ लेड क्रोमेट विद द लेड सल्फेट और बेरियम सल्फेट आल्सो यूज्ड एज लेड पिगमेंट्स। छोटी सी बात है इसमें, इन सारी बातों को बेटा जहन में रख लें, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। और फिर इसी लेड के कंपाउंड से रिलेटेड आपका एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता है। आइए ज़रा उसके ऊपर अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक नज़र आप देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि सारी चीज़ें आपने चैप्टर में डिस्कस कर ली हुई हैं, पहले सारी चीज़ें डिस्कस हो, कोई एक आधी कोई बात हो तो आइए ज़रा उसको एक नज़र देख लेते हैं। अच्छा, MCQs और ये जो हैं इनको तो डिस्कस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, खुद ही याद करने वाली चीज़ है सिंपल सी। और ज़रूर कीजिएगा MCQs को याद, हर चैप्टर में से एक MCQs आता ही आता है, और किसी एक चैप्टर में से 2 MCQs दे देता है 17 पूरे करने के लिए, वरना हर चैप्टर में से एक MCQs होता है। अच्छा जी, आए जनाब अली, पेज नंबर 55 पे तशरीफ़ लाएं ज़रा, और यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे अब लेड कंपाउंड्स। लेड कंपाउंड्स तो डिस्कस हो गए हैं, अब हम डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज, चैप्टर 3 की एक्सरसाइज। हाँ जी बेटा, पेज नंबर 55 के ऊपर देखें ज़रा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स ऑन लिटमस। हाँ जी, तो बताएं बोरेक्स का जो सोल्यूशन है वो क्या हुआ करता है? वो अल्कलाइन है या क्या उसको बोलते हैं एसिडिक है? तो बोरेक्स का सोल्यूशन अल्कलाइन होता है। Na2B4O7 जो था, ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं पहले, आपने ये पढ़ लिया हुआ है।
Na2B4O7 ये बना रहा था सोडियम और B4O7 का नेगेटिव, फिर ये वाटर के साथ मिलके ये क्या बना रहा था, सोल्यूशन है ना चूँकि, तो ये बना रहा था NaOH और साथ में बोरिक एसिड H3BO3। तो स्ट्रॉन्ग इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ऑब्वियसली अल्कलाइन हो जाएगा। तो अल्कलाइन सोल्यूशन में ये जो आपका है लिटमस पेपर, इसका क्या रवैया होता है कि ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो अल्कलाइन सोल्यूशन है तो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें ज़रा। इक्वेशन कहता है बताएं क्या होगी फॉलोइंग रिएक्शन की। बोरेक्स को हीट किया जाए जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, आपने ये चैप्टर में पढ़ लिया पहले, कैल्शियम ऑक्साइड है, या कुछ बुक्स में उसने कॉपर ऑक्साइड लिख दिया, कुछ में कोबाल्ट ऑक्साइड लिख दिया हुआ है। तो ये बेसिकली वही है जो आपका बोरेक्स बी टेस्ट था। पेज नंबर आपका जनाबे अली है क्या 40 के ऊपर बोरेक्स बी टेस्ट, बड़ी डिटेल से मैंने ये बता दिया हुआ है। मेरा ख्याल है बार बार इसके ऊपर वक्त ज़ाया ना करें। नेक्स्ट देखें सॉरी, Al2O3 के साथ जब रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपने पढ़ लिया, सोडियम एल्यूमिनेट बनाया करता है। अच्छा जी, उसके बाद कहता है कि जी वाई इज एल्यूमिनियम नॉट फाउंड एज अ फ्री एलिमेंट। रिएक्टिविटी की वजह से एल्यूमिनियम अपनी रिएक्टिविटी की वजह से फ्री नहीं मिलता उसके अंदर, क्या नाम है इसका, इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्साइड कम से कम बना ही लेता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि जी ऑर्थोबोरिक एसिड का रिएक्शन कैसे होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बेटा ये भी आपने पढ़ लिया हुआ है, Na2B4O7 बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके H3BO3। ये देखें, यही वाली बात, इसी रिएक्शन का ऑपोजिट कर लें, यही बन जाता है Na2B4O7। अच्छा जी, इथाइल अल्कोहल के साथ ये भी हमने डिस्कस किया है। ये पेज नंबर देखें, अब ये सारी बातें हो चुकी हैं। असूलन तो बच्चों को ना ये खुद करना चाहिए। कहाँ पे डिस्कस हुआ था ये, अल्कोहल के साथ जहाँ पे रिएक्शन हुआ था इसका सॉरी, हाँ जी, पेज नंबर 42 के ऊपर जो पॉइंट नंबर 3 है, इसमें डिस्कस हो गया ये इक्वेशन। तो उसके बाद फिर उसने पूछा है कि आप उसको बोरिक एसिड में और बोरेक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें आपस में वाइस वर्सा कैसे हो सकता है। तो बेटा यही इक्वेशन है वो कि आप उसका रिएक्शन करवा देते हैं H3BO3 के साथ का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो बोरेक्स में बना देगा। और बोरेक्स का जब आप दोबारा रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वाटर के साथ, तो वो ये बना देता है H3BO3 अगेन। ये रिएक्शन सारे डिस्कस हो चुके हैं, आपने चैप्टर में बात कर ली हुई है इन सब पे। अच्छा जी, उसके बाद हाँ, ये अब बात है क्वेश्चन नंबर 9, वाई आर लिक्विड सिलिकॉन प्रेफर्ड ओवर ऑर्डिनरी ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट। मैंने आपको जब सिलिकॉन के यूजेस पढ़ाए थे, मैंने आपको उसमें बताया था कि ये जो पेट्रोलियम के लुब्रिकेंट्स हैं, पेट्रोलियम की जो वैक्सीज हैं, जो जेलीज हैं, और जो वैसलीन वगैरह जो मैंने जिक्र किया था जिसका, तो ये बेसिकली ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट्स कहलाते हैं ना। तो सिलिकॉन उसके ऊपर क्यों प्रेफर किया जाता है, आपको ये बात बता देनी चाहिए, मैंने बड़ी एक्सप्लेन की थी उस वक्त। इसीलिए कि इसकी जो विस्कोसिटी है वो ये विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर उतनी तेज़ी से डिक्रीज नहीं होती जितनी तेज़ी से पेट्रोलियम की होती है। पेट्रोलियम की जो विस्कोसिटी थी वो हो रही थी किस लिहाज से चेंज, कितनी रेशो के लिहाज से चेंज हो रही थी जनाब, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम 0 डिग्री पे आ रहे थे तो 100 टाइम्स इंक्रीज था ऑर्गेनिक या पेट्रोलियम लुब्रिकेंट्स में। लेकिन जब हम यूज़ कर रहे थे इसके लिए सिलिकॉन्स, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में सिर्फ 4 टाइम इंक्रीज था। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब टेम्परेचर होता है कम तो उसकी विस्कोसिटी होती जाती है बढ़, और जब विस्कोसिटी बढ़ती है तो इट विल बी लाइक सॉलिडिफाइड। तो हमें सॉलिडिफाइड चीज़ें तो नहीं चाहिए ना, हमने तो उसको लुब्रिकेट करना है। तो इसलिए वी यूज़ सिलिकॉन्स, वी प्रेफर सिलिकॉन्स। और फिर एक और बात कि दीज आर वाटर रिपेलेंट आल्सो। एक टिकट में 2 मज़े हो जाते हैं कि वो जनाब अली आपका
लुब्रिकेशन की भी आसानी होगी और फिर वाटर रिपेलेंट भी हो गया। आपके जो मोटर है, आपके जो पंप्स हैं, जो भी, या कार के हाइड्रोलिक सिस्टम है कोई, उसके ऊपर अगर पानी शानी भी किसी मामले से पड़ता है तो वो सेफ रहेगा वाटर रिपेलेंट होने की वजह से। तो ये आप इसमें बता देंगे। उसके बाद एक्सप्लेन CO2 इज नॉन पोलर इन नेचर, और ये हो चुकी है बेटा, बाद चैप्टर में डिस्कस हो चुका हुआ है। वाई CO2 गैस, सिलिकॉन ऑक्साइड, बिल्कुल ये मैंने बड़ी डिटेल से और उस वक्त आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और गैस क्यों है और सिलिका सॉलिड क्यों है। अच्छा जी, एक छोटी सी बात अगर करूं तो लार्जर मॉलिक्यूल था। सिलिकॉन का जो साइज़ है वो लार्जर होता है, इट टेंड्स टू सराउंड मोर ऑक्सीजन एटम। फिर कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन वाज मेकिंग डबल बॉन्ड, तो लेकिन इसमें जो है सिलिकॉन में ये ऐसा नहीं कर रहा था, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा था उसमें। अच्छा जी, उसके बाद नेम एंड डिफरेंट फार्मूलाज ऑफ डिफरेंट एसिड ऑफ बोरोन, अल्लाह ताला भला करे। पेज नंबर 41 के ऊपर मैंने आपको याद करवाया था ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड, और कौन सा रह गया, पायरोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, और ये 4 वहाँ पे जिक्र हुआ था ना, टेट्राबोरिक एसिड, सॉरी। तो आप उनको नाम भी आपने याद किए हुए हैं, फार्मूलाज भी याद किए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला लिख दें उनको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखें, ये बेटा ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, और इसमें कहता है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ लेड इन पेंट। तो इसमें आपने क्या करना है कि ये जो आपने लेड के 4 ऑक्साइड पढ़े हैं ना, जिनको पेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से, पहले वाला Pb2O लेड सब ऑक्साइड, लिख देता हूँ चलिए, Pb2O, PbO, PbO2, Pb2O, PbO मोनोऑक्साइड जो था, PbO2 डाइऑक्साइड जो था, एंड आफ्टर दैट द लास्ट वन ट्राई प्लम्बस टेट्रा ऑक्साइड, और ये चारों इस्तेमाल किए जाते हैं। वाइट लेड उसने आपको बताया था वहाँ पे कि इस्तेमाल नहीं किया जाता, ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता है, क्योंकि इट चेंजेस द कलर विद द प्रेजेंस ऑफ H2S। तो हमारे इन्वायरमेंट में चूँकि H2S मौजूद होती है, तो इसलिए ये इसका जवाब है। और आपने इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 में अगर ये आता है तो आपने इन चारों के नाम ज़रूर लिख देने हैं, नाम और फार्मूलाज ऑब्वियसली। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और अक्रेंस सारा कुछ हो गया है डिस्कस, पेकुलर बिहेवियर भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, बोरेक्स डिस्कस हो गया है, प्रेपरेशन डिस्कस हो गई है, प्रिंसिपल हो गए हैं। फिर डी ऑप्शन देखें इसका कि हाउ डज बोरेक्स सर्व एज द वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट। मैंने जब पढ़ाया था तो शायद एक बच्चे ने भी क्वेश्चन किया था, तो मैंने उस वक्त भी डिस्कस कर दिया था बीच में कि उसको वाटर सॉफ्टनिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली वाटर जो हार्ड वाटर है, वो हार्ड वाटर क्यों होता है, वो होता है कैल्शियम क्लोराइड की वजह से, या कैल्शियम के सल्फेट की वजह से, या मैग्नीशियम के क्लोराइड की वजह से, या मैग्नीशियम के सल्फेट की वजह से हार्ड वाटर इसीलिए होता है ना। तो हम क्या करते हैं कि अगर इसको पास करवाया जाए, इसमें से बोरेक्स ऐड करवा दिया जाए, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम ये जो क्या होते हैं, ये रिप्लेस हो जाते हैं विद सोडियम। तो जब ये रिप्लेस होते हैं इसके साथ, तो जो इसका बनेगा, जो सल्फेट्स बनेंगे, जो क्लोराइड्स बनेंगे, वो सारे हो जाते हैं इनसॉल्युबल। वो जब इनसॉल्युबल होंगे तो फिर उनको फिल्टर आउट कर लिया जाता है और निकाल लिया जाता है बाहर। अच्छा जी, उसके बाद बोरिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड की प्रिपरेशन भी होगी, प्रॉपर्टीज़ यूजेस भी हो गए, फार्मूलाज, लेंथ। ये देखें इंपॉर्टेंट, ओर ऑफ एल्यूमिनियम, मैंने आपको कहा हुआ है कि ओर्स और मिनरल्स याद रखें। उसके बाद रिएक्शन है सिंपल। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 4, ये भी हो गया डिस्कस। पेकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन भी हो गया बेटा। उसके बाद जनाब अली आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सिलिकॉन्स क्या होते हैं, तफसील से डिस्कस हो चुका है। व्हाट आर द सिलिकॉन्स, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ इसकी तफसील से डिस्कस हो चुकी हैं, पेज नंबर 50 पे लिखी हुई हैं टेक्स्ट बुक के। उसके बाद आउटलाइन द यूजेस ऑफ सिलिकॉन, बड़ी डिटेल से बात हो चुकी है। सिलिकेट्स क्या होते हैं, इसमें सिलिकेट्स में आप बता देंगे कि जनाब कौन कौन से सिलिकेट हैं। एल्यूमिनियम के सिलिकेट हैं, फिर मैग्नीशियम के सिलिकेट हैं, फिर कैल्शियम के सिलिकेट हैं, एस्बेस्टॉस, टैल्क, ये बात हुई थी हमारी। उसके बाद इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ सिलिकेट, ये भी सारे हमने पेज नंबर 49 के ऊपर ये डिस्कस किया हुआ। बेटा यहाँ पे आपका 3rd चैप्टर हुआ कंप्लीट, और 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज भी
एक ओवरव्यू ले लिया हमने। और इस चैप्टर में हमने क्या देखा है, इस चैप्टर में हमने 2 ग्रुप्स देखे और जो थे ग्रुप 3 और ग्रुप 4। हमने बोरोन को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, फिर हमने एल्युमिनियम के केमिकल रिएक्शंस पढ़े, फिर हम आए ग्रुप 4 के ऊपर और 4 में हमने कार्बन को बहुत डिस्कस नहीं किया, उसका पैक्युलर बिहेवियर पढ़ा क्योंकि ऑर्गेनिक में आगे जाके आपने वो पढ़ना ही है। उसके बाद फिर सिलिकॉन को आपने देखा तफसील से, फिर आपने जर्मेनियम का एज सेमीकंडक्टर देख लिया थोड़ा सा, और फिर लेड के कंपाउंड। यहाँ पे 3rd चैप्टर हुआ मुकम्मल। उम्मीद है कि ये आपको याद हो चुका होगा, साथ साथ में जिन बच्चों ने किया होगा ऑब्वियसली हो भी चुका होगा। बोर्ड में ये चैप्टर आपका शॉर्ट के लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से सिर्फ कोई 1-2 साल हुए हैं ऐसे जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आए, वरना ज़्यादातर शॉर्ट आया करते हैं इसमें से। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ थोड़ा सा कि हमारे पास 10 मिनट हैं और हम 10 मिनट में ना चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज जो बच्चे कह रहे थे उसको एक नज़र देख लेते हैं। बड़ी आसान सी है, बड़ी सिंपल सी है, उसमें भी कोई मामला ऐसा कोई कन्फ्यूजन वाला नहीं है, सिर्फ एक बातें हैं जो कि एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएंगे तो दैट विल बी क्लियर आल्सो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं बेटा, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज डिस्कस होने लगी है। चैप्टर नंबर जनाबे आली 2 की एक्सरसाइज, इसको एक नज़र देख लेते हैं। देखें ज़रा, पेज नंबर 36 में है MCQs, और ये जो रॉन्ग एंड फॉल्स एंड राइट वाले जो आंसर होते हैं इनको एक नज़र देख लीजिएगा। पता आपको होना चाहिए, पूछ सकता है, अगर कुछ पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, वरना एंट्री टेस्ट में भी चलें फ़ायदा हो जाता है आपको। और अगर इसमें कोई इशू हो, कोई मसला हो, तो ऑब्वियसली आप फिर वो मुझे बता दें कि ये वाला क्वेश्चन है, ये मसला है, तो हम उसको लॉन्ग उसमें जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा हमारा उसमें डिस्कस हो जाएगा। पेज नंबर 36 पे हूँ बेटा मैं। देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल कहता है कि जी नेम बता दें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दें, अक्रेंस बता दें एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक में आपका आ जाएगा अल्कली मेटल और अल्कली मेटल्स, उसके बाद आ जाएंगे आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एस ब्लॉक में ये दोनों आ जाएंगे, तो आप इनकी अक्रेंस भी बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे। और ये पेज नंबर 22 के ऊपर ये सारी बात हुई है। फिर आप इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो भी हमारी विद इन द चैप्टर बात हो गई थी। उसके बाद पैक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम है विद रिस्पेक्ट टू अदर अल्कली मेटल। मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और अगर ये आता है तो आपने कम से कम 8 पॉइंट प्रिपेयर ज़्यादा करें, प्रिपेयर कम से कम 9-10 किया करें, ताकि एक आधा कोई बंदा कोई भूल जाता है पेपर में तो मसला ना, उसमें कम से कम 8 पॉइंट आपने ज़रूर लिखने, आधे नंबर का 1 पॉइंट होता है। और मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताया था कि आपने वो जो इक्वेशंस वाले पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 10 से ऑनवर्ड आपने वो वाले ज़रूर शामिल करने हैं। बीच में कम से कम 3-4 इक्वेशंस वाले पॉइंट लिखिएगा, फिर सादे पॉइंट लिख लें जो विदाउट इक्वेशन वाले, सारे के सारे वो ना लिखिएगा, उसके नंबर नहीं, उसमें कट जाएंगे नंबर। उसके बाद ट्रेंड डिस्कस कर सकते हैं आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड का क्वेश्चन नंबर 5 में, लाइक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बन। तो बेटा ये भी तफसील से डिस्कस हुआ है हमारा ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड वाला। अगर कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जो प्रॉब्लम करेगा तो वो मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज़ मैं आपको सिर्फ इसका रेफरेंस ही दूंगा फिलहाल। पेज नंबर 28, पेज नंबर 29 के ऊपर हमने तफसील से डिस्कस हो चुका है ये सारा। उसके बाद कंपेयर द केमिकल बिहेवियर ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। ये देखें ना, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये टेक्स्ट बुक में एज सच नहीं लिखा हुआ, इसको आपने अपने नोट्स के पेज नंबर 57 से कर लें। देखें नोट्स का पेज नंबर 57 जो है ना, ये आपको इसके लिए गाइडलाइन दे देगा, और बड़ा अच्छा उसने पॉइंट में बना के और लिथियम और मैग्नीशियम की जो सेम प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिखे हैं। ये देखें पेज नंबर 57 है नोट्स का, ठीक है बेटा। अब मैंने आपसे जिक्र किया हुआ ये पहले कि हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है ना, वो अपने ग्रुप से ज़्यादा अपने से अगले ग्रुप का सगा होता है। याद है मैंने आपके सामने इस तरह से एक डायग्राम सी बनाई थी कि ये जैसे पहला ग्रुप है और ये एलिमेंट है,
तो ये ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होता है अपने से अगले ग्रुप के साथ, यानी कि यूं, इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है। फिर इसका जो पहला होगा ये अपने से अगले के साथ, फिर इसका जो पहला होगा ये अपने से अगले के साथ। तो यही बात उसने देखें पूछ ली कि लिथियम और मैग्नीशियम का क्या उसमें कंपैरिजन हो सकता है। तो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके सारे कि वो कैसे कार्बोनेट बना रहा है, उसके कार्बोनेट स्टेबल हैं या नहीं है। फिर हाइड्रोक्साइड वगैरह, सल्फेट्स वगैरह की बात, नाइट्रेट्स की बात, ऑक्साइड्स की बात। लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम वगैरह भी नॉर्मल बनाते हैं, लेकिन आप देखें सोडियम और पोटाशियम जो है वो नॉर्मल नहीं बनाते, वो सुपर और सब बना रहे होते हैं। तो बेटा ये यहाँ से कीजिएगा, नोट्स में इसका लिखा हुआ है, लेकिन बुक के उसके ऊपर इसने इसका जवाब बाकायदा नहीं लिखा हुआ साफ तरीके से। उसके बाद जनाब अली पेज नंबर 36 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 में देखें कि बेरिलियम क्यों प्रॉपर्टीज़ में अपने साथ रिजेंबल नहीं करता, तो वो पेक्युलर बिहेवियर उसका एक्सप्लेन कर देंगे इसमें आप। उसके बाद वाई इज़ द एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट अल्कलाइन इन नेचर। देखें अब ये सिंपल सी बातें, इस तरह की बातें तो आपको पता होनी चाहिए। सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ मिक्स करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में सोडियम कार्बोनेट को वाटर का मतलब है HOH, तो क्या बनेगा H2CO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप बता दें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है या H2CO3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिंपल सी बात है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसलिए इसका सोल्यूशन अल्कालाइन हो जाता है। डिस्क्राइब विद द डायग्राम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हो चुका है, डाउन सेल तफसील से बात हो चुकी है। इसके 0.3 एडवांटेजेस ऑफ द प्रोसेस उसने दिए भी हुए हैं पेज नंबर 30 के ऊपर, और डिस्कस भी हो गए थे उस वक्त कि मेटालिक फोग नहीं बनता, रॉ मटेरियल चीप है, प्रोडक्शन हमें अच्छी खासी प्योर हासिल हो जाती है। उसके बाद बेटा कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हाँ जी, ये इनका कंपैरिजन आप देख सकते हैं, इसमें ये भी बात हो चुकी है। फिर उसके बाद व्हाट हैपन्स व्हेन लिथियम कार्बोनेट इज़ हीटेड और लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी भी विद इन द चैप्टर बात हो चुकी है। लेकिन पेज नंबर जो आपका नोट्स का है ना 58, इसके ऊपर ये सारी बात इसने अलग से बना के लिखी हुई है। ये देखें ज़रा पेज नंबर 58, ये 4 इक्वेशंस हैं, ये हमने चैप्टर में डिस्कस कर ली हुई हैं। सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये कलेक्टिवली लिखी हुई है, तो ये 4 इक्वेशन यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद गिव द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, देख लें मिनरल्स में आप डोलोमाइट, एस्बेस्टॉस, हेलाइट, नेट्रॉन, मैंने ये सारे आपको याद करने का कहा हुआ है, और विद द फार्मूला विद द नेम्स। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपके अल्कली और अल्कालाइन अर्थ मेटल में रिएक्टिव कौन है ज़्यादा। हाँ जी, दोनों क्यों रिएक्टिव, वाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए है, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए है ये, और पार्ट ए क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में 2 हैं, तो रेडिली वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल का जो लेफ्ट साइड है, दीज आर मेटल्स। वाई दीज आर मेटल्स, बिकॉज दे आर 2 इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दे कैन ईजीली रिलीज द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली रिलीज करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है। उसके बाद कहते हैं कि जी लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाता है विद द कार्बन डाइऑक्साइड बट बिकम्स क्लियर विद द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली लाइम वाटर होता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है ना, तो यह बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, तो ये प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में, सस्पेंडेड सॉलिड की फॉर्म में, यानी कि आपको बीकर में ना, ये ऐसे बीकर है ना, तो इस बीकर में कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स यूँ नज़र आ रहे होंगे, जिसकी वजह से क्लियर सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन फर्दर जब आप इसमें से CO2 पास करते चले जाएं तो ये बना देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ना, ये वाटर सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल होता है, तो इसलिए फिर सोल्यूशन क्लियर हो जाता है। पहले शुरू में मिल्की होता है ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद हाउ इज द जिप्सम कन्वर्टेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देखें अब ये बातें पड़ी हुई हैं आपने सारी,
कि कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है। मैंने विद इन द चैप्टर जब बात हो रही थी तफसील से उस वक्त इसको बताया था। हीट करते हैं, 3/4 ऑफ वाटर निकल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। वाई इज 2% एडिड जिप्सम एडिड इन द सीमेंट, बताया था मैंने उस वक्त भी ये बात कि सीमेंट में उसकी जो सेटिंग टाइम है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर लाइम क्यों ऐड किया जाता है एसिडिक सॉइल में? ई जो पोर्शन है इसका वो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है ना, तो इसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। बेटा ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपके ना इसके ऊपर पेज नोट्स पे लिखे हुए हैं, पेज नंबर 57। कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, अब एग्जैक्ट जो लाइन है पूरी वर्डिंग है वो खुद से बनाया करें, खुद से याद करने की आदत डालें कि क्वेश्चन के मुताबिक जो सर ने गाइडलाइन दी थी उसके मुताबिक उस लाइन को कैसे लिखा जाए। लेकिन अगर फिर भी नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली नोट्स पर इसीलिए हेल्प के लिए मौजूद है। अच्छा जी, वाई इज़ द लाइम एडिड, ये हो गया बेटा। उसके बाद लाइम एंड सैंड यूज टू द मेक ग्लास। हाँ जी, लाइम और सैंड कैल्शियम ऑक्साइड को और सैंड के साथ इसको मिक्स किया जाता है, अराउंड 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीटअप करते हैं, तो ये फ्यूज़ होके ये क्या बना देता है। क्वेश्चन नंबर 11 का 11F, कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम यानी और सिलिका, इनको हीट किया जाता है, फ्यूज़ किया जाता है कलेक्टिवली अराउंड 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। तो कैल्शियम सिलिकेट आपको पता है बेसिकली ग्लास है। लास्ट पॉइंट, हाउ इज़ द लाइम मोटर प्रिपेयर्ड, ये भी बात हो चुकी है कि एक हिस्सा फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम लेंगे और उसके बाद आप उसमें 3 हिस्से या 4 हिस्से के सैंड मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे, और ये आपका लाइम मोटर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक रखें इसको। अब टाइम भी ख़त्म हो गया आज के लेक्चर का, और आपका जो जिन बच्चों को ये रह रहा था शिकवा कि उसमें चैप्टर 2 की एक्सरसाइज नहीं हुई है, तो चैप्टर 2 को भी हमने डिस्कस कर दिया एक्सरसाइज को आज। इसी तरह किसी दिन चैप्टर 1 को भी डिस्कस कर देंगे साथ में। मैं अलग पूरा उसके ऊपर दिन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पूरा एक लेक्चर उसके ऊपर लगाना मेरा ख्याल है फिर वेस्ट ऑफ टाइम है उसमें, क्योंकि बातें सारी वही हैं। अब इसमें भी देख लें कि 20 क्वेश्चन में से शायद 1 या 2 क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया, बाकी सारी बातें आपने चैप्टर में पढ़ी हुई हैं। तो बहरहाल फर्दर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में शुरू में बात होगी नाइट्रोजन की, ग्रुप नंबर 5 की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। उसके बाद ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और सल्फ़र, सिलीनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, उसकी बात होगी इंशाल्लाह। वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब तक के लिए दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी करें अच्छे से। गुड लक।